हाय गाइस, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और हम लोग आज बहुत दिनों बाद एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं, कारण कि आपका CHL का पेपर ख़त्म हुआ, CGL का पेपर ख़त्म हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों तक आप लोग भी अपने कार्यों में मस्त रहे। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा अनुभव कहता है, मेरा बचपन का प्रैक्टिकल कहता है, और आज भी मैं इस चीज़ से सहमत करता हूँ कि अगर जीएस से बहुत दिनों तक दूर रहा जाए, जीएस एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इससे थोड़े दिनों की दूरी बनी तो धीरे धीरे ये दिमाग से स्किप होने लगता है, छूटने लगता है, और हम लोग ये एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि हमारा ये तैयार है, हमें अभी रिवीजन की जरूरत है, जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन कर लेंगे। बिल्कुल गलत है ये, और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में और भी सब्जेक्ट्स का प्रेशर होता है। तो हमें रेगुलर थोड़ी थोड़ी में, देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये रियल ट्रूथ है। और अभी 2019 के लिए बहुत समय है, 2019 के एसएससी के लिए बहुत समय है। और बेसिकली होता क्या है कि जीएस के बहुत से सवाल ऐसे हैं जो घूम फिर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए और रोज कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए और हम लोग चेक करें अपने आप को कि हम कितने पानी में हैं, किसमें कितना दम है। आपको यहां अपना एनालिसिस खुद करना होगा। मैं किसी से किसी सवाल का जवाब नहीं मांगूंगा, आप खुद एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि किसमें कितना दम है, इतने सवालों में किसने कितना सही किया और कितना गलत हुआ। तो ये अग्नि परीक्षा है, या तो माता सीता ने दिया था, या तो फिर अब आपकी बारी है कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। और इस अग्नि परीक्षा में आपको खुद अपने आप को चेक करना होगा कि आप जले या बच गए। तो जलना नहीं है दोस्तों, बचना है और कुछ करके दिखाना है, कुछ करके गुजरना है। तो इसीलिए रोज रात को 10 बजे ये शो आपके लिए होगा। थोड़े से सवाल, थोड़ा सा जवाब, और अपने आप को जांचने का एक बेहतरीन मौका कि क्या कर पाए हम। ठीक है, तो ये सीरीज हम इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा है जीएस में, इसको जांचें। रोज डेली ये मौका मिलेगा। आज तो पहला दिन है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से मिसलेनियस सवाल रखे हैं। थोड़े से जो है आसान सवाल भी होंगे, थोड़े से कठिन भी होंगे, लेकिन जो मेरा टारगेट है कि हफ्ते के 6 वर्किंग डेज में रोज एक टॉपिक कोई भी लेके आएंगे। या तो पॉलिटी के 10 सवाल एक दिन अगर होंगे तो अगले दिन हिस्ट्री के हो जाएंगे, अगले दिन इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, अगले दिन करंट के हो जाएंगे। तो रोज ये टॉपिक बदलेगा और हर टॉपिक में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो आज से ही शुरू करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर, रोज रात का 10 बजे वाला। तो स्टार्ट किया जाए। इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। हिस्ट्री का सवाल है, एंशिएंट इंडिया से पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ये बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या केरल में है। अजंता केव्स आर इन विच स्टेट? बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला। बेसिकली अजंता की गुफाओं के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको जल्दी से दे देता हूं, तो इस विषय में तब तक आप लोग अपने क्वेश्चन और एनालिसिस को चेक करिए। बेसिकली ये औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद। अब औरंगाबाद किस राज्य में है, ये अभी क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। बेसिकली ये गुफाएं संबंधित हैं किससे? ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। और इस गुफाओं में जो पत्थर मिले हैं वो पत्थर सेकंड, ठीक, ये दूसरी सदी के हैं, ठीक, दूसरी सदी के हैं। और इन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। ये विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिए गए कब? ये 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। अब इसका आंसर सुन लीजिए। ये गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कितने का सही, कितने का गलत, खुद चेक करिए। नेक्स्ट सवाल, कुंभ मेले को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? बेसिकली यूनेस्को भारत के बहुत से संस्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। कुछ नेचुरल प्लेसेस हैं, कुछ
जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कुछ टेम्पल्स हैं और कुछ आपके मेले हैं। जैसे इसमें कुंभ मेला भी है, तो कुंभ मेले को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये 2015 में आया, 16 में आया, 17 में आया या 18 में आया। तो बेसिकली कुंभ मेले की बात जहां तक है मैं बता देता हूं, भारत में कुंभ मेला 4 स्थलों पर लगता है। 4 स्थल में पहला स्थल आपका है प्रयागराज, जिसकी बात यहां पर हो रही है। प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों के संगम पर है। माना जाता है कि सरस्वती का भी अंतर प्रवाह है, तो 3 नदियों का संगम माना जाता है। दूसरा स्थल है हरिद्वार। हरिद्वार आपका कहां पर है? हरिद्वार आपका है उत्तराखंड में और गंगा नदी के किनारे है। ये कहां है? गंगा नदी के किनारे है। तीसरा स्थल आपका है नासिक। कहां पर? नासिक में है। तो नासिक में ये किस नदी के किनारे है? नासिक में ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है मेला। ठीक, ये तीसरा कुंभ हो गया। चौथा कुंभ आपके चौथा स्थल है, ये है उज्जैन। तो उज्जैन में लगता है, उज्जैन में लगता है ये क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके? क्षिप्रा भी कहा जाता है, इसे कुछ लोग सिप्रा भी कहते हैं। तो चाहे सिप्रा कहिए चाहे क्षिप्रा कहिए, बात एक ही है। और इसे शामिल किया गया है दिसंबर 2017 में। कब? दिसंबर 2017 में इसे सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चेक करिए कितने लोगों का सही हुआ। भूपेंद्र हजारिका पुल किस राज्य में है? तो भूपेंद्र हजारिका पुल बेसिकली 2 राज्यों को जोड़ता है। एक उसमें है, ठीक, इस विकल्प में मौजूद, और दूसरा आपको मैं बताता हूं वो है अरुणाचल प्रदेश। एक आपके विकल्प में है, दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो आधे लोगों का तो उत्तर सही हो गया होगा। बेसिकली ये जो भूपेंद्र हजारिका पुल है, इसका पहले नाम था ढोला सादिया पुल। क्या था? ढोला सादिया नाम से ये जाना जाता था। और ये पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक, उम्मीद है कि ये 2020 तक बन के तैयार हो जाएगा। और ये लोहित नदी के ऊपर से, कहां पर? लोहित नदी के ऊपर से गुजरता है। और इसका पहला ऑप्शन होगा, पहला राज्य होगा असम। ये असम को अरुणाचल से जोड़ता है। तो बेसिकली इसमें कहीं अरुणाचल प्रदेश तो है नहीं, तो इसका असम विकल्प सही होगा। चेक करिए कितने लोगों का सही हुआ। जल का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यस, जल का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें 3 यंत्र और हैं। तो बैरोमीटर से, मेरी समझ से जहां तक मुझे याद आ रहा है, इससे वायु दाब मापा जाता है। तो एक विकल्प तो मैंने खत्म कर दिया। ठीक, दूसरा है आपका मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से भी वायु जैसी ही चीज गैस होती है, गैस का प्रेशर मापा जाता है, ये गैस दाब। अब लड़ाई हो गई हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। क्या मापी जाती है? आर्द्रता। बचा एक विकल्प हाइड्रोमीटर। दैट इज हाइड्रोमीटर राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर होगा। तो कितने लोगों का सही है ये आप लोग खुद जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? देखिए, दुनिया में बहुत से स्थल ऐसे रहे जो बहुत बाद में खोजे गए। और जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये देश कहीं खोए नहीं थे, ये स्थल कहीं खो नहीं गए थे कि दुनिया के नक्शे से खिसक के किसी और दुनिया में चले गए थे। ये थे दुनिया में ही, लेकिन यहां तक इंसानों की पहुंच नहीं थी। तो बेसिकली है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला आदमी या पहला व्यक्ति कौन है जो उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया? यस, तो यहां पर जेम्स कुक भी हैं। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका को खोजा है। किसको खोजा है? अंटार्कटिका को, अंटार्कटिक को खोजा है। ठीक, एमंड सेन साहब भी हैं। तो एमंड सेन ने दक्षिणी ध्रुव खोजा है। किसको? दक्षिणी ध्रुव की खोज की है।
अब बचे एरिक द रेड और रॉबर्ट पियरे। तो यहां पर एरिक शब्द से आपको अंदाजा लगा लेना है कि एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड को खोजा है। किसे? ग्रीनलैंड को खोजा है। अब बचे मात्र रॉबर्ट पियरे। तो रॉबर्ट पियरे महोदय ने उत्तरी ध्रुव की खोज की है, तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट पियरे। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वर्षा की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वर्षा की समान मात्रा, बेसिकली ये मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पे 4 देश हैं और इन चारों देशों में अलग अलग वर्षा भी हो सकती है। हो सकता है इन चारों देशों में जहां समान वर्षा हो उसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो वर्षा की समान जो है मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, आइसोबाथ जो है वो समुद्र के अंदर गहराई को मापती है। क्या मापती है? समान गहराई। कहां की? समान गहराई मापेगी। कहां की? समुद्र की गहराई। अब आया आइसो हाइट। यही वो विकल्प होगा जहां वर्षा की समान मात्रा को मिलाने की बात होगा। आगे है आइसोफाइट। तो ये वनस्पतियों की समानता को मापता है। क्या? किस ऊंचाई पर वनस्पतियां एक समान पाई जाती हैं, ये उसको मापता है। और आइसोकाइम औसत शीत किसको मापेगा? एक समान शीत को मापता है। क्लियर? तो ये ठंडी को मापता है, औसत शीत तापमान के स्थलों को। तो शीत स्थल कह लीजिए, समान स्थल, समान शीत स्थल को मिलाने वाली रेखा को आइसोकाइम, आइसोफाइट कहा जाता है उन स्थानों को जहां समान वनस्पतियां पाई जाती हैं, समान ऊंचाई की वनस्पतियां। आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई। और अगर वर्षा की समान मात्रा की बात करें तो आइसो हाइट होगा इसका सही आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 16 सितंबर, तो मेरे हिसाब से ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, आपको भी यही पता होगा। 5 जून को आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2 विकल्प तो मैंने खत्म कर दिए, 2 बचे, 1 दिसंबर और 11 जुलाई। तो यहां पर 11 जुलाई राइट आंसर होगा। मैं आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि क्यों मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए, 11 जुलाई सन 1987 में विश्व की आबादी हो गई थी 5 अरब और ये 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था यूगोस्लाविया में। कहां पैदा हुआ था? यूगोस्लाविया में। और यूगोस्लाविया में यह बच्चा जो पैदा हुआ, तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए कि वर्ल्ड की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह 11 जुलाई को पैदा हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और 6 अरब आबादी आपकी हुई 12 अक्टूबर। 6 अरब आबादी आपकी, 6 अरब आबादी विश्व की हुई 12 अक्टूबर 1999। और अब पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब से भी ज्यादा है। तो अगर 7 अरब आबादी की बात करें तो 7 अरब आबादी 2011 में हुई है और वो 2011 में बच्ची जो पैदा हुई वो भारत में पैदा हुई। तो ये 2011 में आबादी हो गई 7 अरब और दुनिया के 7 अरब शिशु का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था। इसका नाम था नरगिस। क्लियर? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई क्योंकि 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था। क्लियर? ग्रीन सिटी किस भारतीय शहर का उपनाम है? भारत के तमाम शहर हैं जिनका उपनाम जो है बताया जाता है। तो जैसे बेंगलोर है, इसमें गुजरात है, मुंबई है, कानपुर है। तो मैं कानपुर में हूं, पहले यहीं से शुरू करता हूं। कानपुर को कहा जाता है लेदर सिटी। क्या कहा जाता है? लेदर सिटी। ठीक, लेदर सिटी कहा जाता है, ग्रीन सिटी लेदर सिटी कहा जाता है। अब बचा मुंबई।
तो मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों का शहर या सूती वस्त्रों की राजधानी, तो हम इसे सूती वस्त्रों का शहर कह लेते हैं। ये जो बेंगलोर है इसे कहा जाता है साइंस सिटी। क्या कहा जाता है? साइंस सिटी। अब बचा एक ही शहर गुजरात। ठीक, गुजरात का जो है कौन सा शहर होगा? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर जो शहर है, गांधीनगर शहर, ये कहलाता है आपका ग्रीन सिटी। थोड़ा प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। गुजरात का गांधीनगर शहर कहलाता है आपका ग्रीन सिटी। क्लियर? यस। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या नॉर्वे? दक्षिण का ब्रिटेन। देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन कहने का मतलब यहां पर है कि सर्वाधिक संपन्न। तो यहां पर दक्षिण यूरोप के दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा संपन्न है न्यूजीलैंड अपने नेचुरल जो है फोकस में, इसीलिए न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल है। आज मैं सवालों की संख्या कम रखा हूं, कारण उसका है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, देखता हूं आपको ये कितना पसंद आता है। अगर ये चीजें आपको बेहतर लगेंगी तो सवाल आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पर जो है स्थितियां मुझे लगेंगी कि इसकी आपको जरूरत है तो ये क्वेश्चन आगे और बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले है स्प्री। कौन सा है? स्प्री नदी है। तो पहले यही बता दीजिए कि स्प्री नदी बहती कहां है? बेसिकली ये जर्मनी में बहती। कहां बहती है? जर्मनी में। और जर्मनी का बर्लिन शहर इसी नदी के किनारे है। दूसरी है डेन्यूब। डेन्यूब भी यूरोप की नदी है। यूरोप के 8 देशों में बहती है, एक दो नहीं। ठीक, और 8 देशों में 5 देशों की राजधानियां इसी डेन्यूब के किनारे है। बेसिकली अगर डेन्यूब की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध वियना। क्या है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वो डेन्यूब के किनारे है। अगली है टिग्रिस। तो टिग्रिस बेसिकली ये इराक की नदी है। कहां की? इराक की। और इराक का बगदाद शहर। ठीक, तो टिग्रिस के किनारे कौन सा शहर है? वो है बगदाद। और अब बची सिर्फ एक नदी, वो है टेम्स, जो लंदन में बहती है। और लंदन इसी टेम्स नदी के किनारे है। तो आपका राइट आंसर होगा टेम्स। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतने ही सवाल। 10 बजे हम लोग रोज मिलेंगे। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा कि नहीं, लोगों ने रिप्लाई किया, मैसेज किया, लाइक किया और इसे शेयर किया, तो मैं रोज इसी तरह 10 बजे मिलूंगा डेली, और देखेंगे हमने कितना दम है, कितना हम कर पाते हैं, कितना किसमें जोर है। तो आजमा लो अपने आप को, मौका बढ़िया है। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय।